सभी बड़ी बिंदी को सादर प्रणाम। बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की 75वीं कड़ी में आज हमारे साथ हैं उर्मिला शिरीष जी। एक जाना माना नाम जो प्राध्यापक हैं, संपादक हैं, आलोचक हैं और हम सबकी प्रिय कहानीकार हैं, जिनकी कहानियां हम सबको प्रिय है और अक्सर उन कहानियों पर हम लोग बात करते हैं। और उर्मिला शिरीष मैम का जो एक व्यक्तित्व है, मिलनसार व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके इर्द गिर्द हर कोई रहना चाहता है। मैं मैम के लिए दो पंक्ति गुनगुनाना चाहती हूँ। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मैम बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की 75वीं कड़ी में। नमस्कार 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 विभा जी। बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ आपने शुरुआत की है। आपको क्या कहूँ मैं। सबसे पहले तो मैं बड़ी बिंदी क्लब के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और विभा जी से तो बहुत पुराना परिचय है, इतनी अच्छी अदाकारा हैं वो। और एक संजीव की कहानी का नाट्य मंचन जब वो कर रही थी तब मैंने उनको देखा, तो मैं इतनी प्रभावित उनसे हुई थी कि इतना जबरदस्त अभिनय था उस कहानी में कि तब से मेरा उनसे परिचय रहा। बीच बीच में बातचीत भी होती रही और आज इस मंच के माध्यम से एक विभा रानी जी और दूसरी विभा कुमारी जी दोनों से मिलने का अवसर मिल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लब में मुझे आमंत्रित करने के लिए और इतनी अच्छी शुरुआत करने के लिए। मैम सबसे पहले ये बताइए कि आपकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? साहित्यिक यात्रा की शुरुआत बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक रहा था मुझे। और मैं पढ़ती थी। और अ, मैं जब अपने बचपन को याद करती हूँ तो पाती हूँ कि मेरे चारों तरफ किताबों का अंबार सा लगा रहता था और हर तरह की किताबें हुआ करती थी। और किताबों से मेरा गहरा रिश्ता था, मित्र थी मेरी। उनमें जो उनके जो पात्र थे वो मेरे से बहुत गहरे से जुड़े हुए थे। तो पढ़ते पढ़ते जैसे कोई बीज पड़ा रहता है ना और वो इंतजार करता है कि अंकुरित कब होना है। तो पढ़ने की शुरुआत से लेकर और मुझे एक मेरे हिंदी के अध्यापक थे जो बहुत अच्छा मतलब नाटकों का मंचन करवाया करते थे, निर्देशन वो किया करते थे। और वो अपने छात्र छात्राओं में हमेशा कलाओं के प्रति अभिरुचि जागृत करते थे और उनका हमेशा यही मकसद रहता था कि कोई उनके जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोई कहानी पढ़ें या अभिनय करें या कुछ किसी भी कला के क्षेत्र में वो जुड़ें। तो वो कुछ विषय दिया करते थे कहानी लिखने के लिए। तो मुझे भी उन्होंने कुछ विषय दिया और वो बड़े दिलचस्प ढंग से कहानियां सुनाया करते थे। और मैं जब भी उनको याद करती हूँ तो आज भी मुझे उनका वो चेहरा, कहानी सुनाता हुआ वो भाव मुद्राएं सब याद आ रही हैं, उनका चेहरा। तो उन्होंने विषय दिया और मैंने कहानी लिखी। तो उन्होंने कहा तुम्हें कहानी लिखना चाहिए, तुम कहानी लिख सकती हो। तो इस तरह से शुरुआत हुई। और शुरू में मैंने जो कहानियां लिखी, मुझे याद है कि दो बच्चों को लेकर मैंने कहानियां लिखी थी। एक तो एक बच्ची थी जो गांव की ही छोटी सी बच्ची थी, बालिका जिसे हम कहते हैं। और उसकी व्यक्तिगत कुछ जो परेशानियां थी उसको लेकर मैंने कहानी लिखी थी। और वो उस समय सूर्य इंडिया पत्रिका में वो कहानी छपी थी। और दूसरी कहानी जो मैंने लिखी थी वो भी एक बच्चे की कहानी थी जो नवभारत उस समय जो पेपर आज भी आता है रविवार, ये जो परिशिष्ट निकलता था, उसमें उस बच्चे की कहानी थी जो प्रकाशित हुई थी।
तो इस तरह से फिर मेरी लेखन यात्रा शुरू हुई। मैंने लिखना शुरू किया और कहानी और थोड़े बहुत लेख भी लिखा करती थी। परिचर्चाओं के विषय बहुत हुआ करते थे, तो परिचर्चाओं में भाग लेना, अपने विचार व्यक्त करना। तो वो जो विचार रहते थे कुछ अलग टाइप के रहते थे, तो सबको बड़ा वो लगता था कि मेरे विचार इस तरह के कैसे हैं? क्यों मैं कुछ अलग ढंग से सोचती हूँ या अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करती हूँ। तो इस तरह से ये साहित्य की यात्रा शुरू हुई। पढ़ना और लिखना दोनों ही एक साथ चलता रहा और उस समय का जो एक साहित्यिक माहौल था और सबसे बड़ी जो भूमिका थी, वो थी उस समय प्रकाशित होने वाली जो पत्रिकाएँ थी साप्ताहिक, हिंदुस्तान, धर्मयुग, सारिका, माया, इतनी पत्रिकाएँ आती थी, बच्चों की तो आती थी, तो उनमें जो कहानियाँ जिस तरह से छपती थी, धारावाहिक उपन्यास जिस तरह से छपते थे और जिस तरह से हम लोग दीवानगी की हद तक पढ़ा करते थे। मतलब पलंग पर किताबों का ढेर लगा रहता था चारों तरफ। तो ये एक जैसे जुनून होता है ना उस उम्र में 9th-10th की क्लास में जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो बिल्कुल जैसे नदी बहती है उसी तरह से मेरा साहित्यिक मन भी बहा करता था। तो ये इस तरह से मेरी शुरुआत हुई, लेखन की भी और साहित्य के प्रति मेरे रुझान की भी। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया मैम, बहुत अच्छा लगा सुन कर के, और आगे पूरा वो दृश्य उभर कर आ रहा था, क्योंकि हम लोगों ने भी उस तरह से पढ़ा हुआ है और उन पत्रिकाओं को, और पूरा पलंग बिस्तर से भरा होता था। ये जीवन हम लोगों ने भी जिया हुआ है। तो आपसे सुनकर बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है। और आपके प्रमुख कहानी संग्रहों की बात करें तो वे कौन थे? मुआवजा, सहमा हुआ कल, केंचुली, पुनरागमन, रंगमंच, निर्वासन, कुर्की और अन्य कहानियां बहुत सारी, शहर में अकेली लड़की, 11 लंबी कहानियां। लेकिन मैं इस वक्त जो हाँ, बात हाँ, करना चाहती हूँ, केचुली के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि इस ये जो हाँ, हाँ। कहानी संग्रह आया तो क्या प्रतिक्रिया थी और आप कैसा महसूस कर रही थी, क्योंकि इस पर अक्सर चर्चा होती है। एक्चुअली मेरा आरव तीसरा चौथा कहानी संग्रह था और उस समय जब मैं पढ़ रही थी या मेरे आसपास का जो माहौल था, उसमें लड़कियों की या खासकर महिलाओं की जो स्थितियाँ रहती थी, वो स्थितियाँ या उनकी जो तकलीफ है, उनकी समस्याएँ अ, उनका अवसाद या जो वो कह नहीं पाती थी, है ना? एक अनकहा दर्द बहुत ज़्यादा आपको छूता है, बहुत ज़्यादा आपको मारता है अनकहा दर्द जो रहता है ना, तो उस समय तमाम इस तरह के जो स्त्री पात्र थे जिनसे मैं मिली या जिनको मैंने देखा या जो मेरे आस-पास रहे, उन सब की तकलीफों को, समस्याओं को लेकर मैंने जो कहानियाँ लिखी थी वो केंचुली संग्रह में आई और विभा जी बिल्कुल आपने सही कहा कि केंचुली संग्रह की काफ़ी चर्चा भी हुई और उसकी काफ़ी समीक्षाएँ उस समय छपी और मेरे लिए ऐसा कहा जाने लगा कि शायद मैं स्त्री जीवन को लेकर ही ज़्यादा कहानियाँ लिखती हूँ या स्त्री जीवन ही मेरी कहानियों का प्रमुख स्वर है या उनको तो लेकिन मैं ये महसूस कर सकती हूँ एक स्त्री होने के नाते कि उस समय आपके युवावस्था में या उसके बाद की अवस्था में एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते, इंसान होने के नाते अ, जो तकलीफ़ें होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा छूती हैं, एकदम आंदोलित कर देती हैं, आपको सोने नहीं देती हैं, आपको उन समस्याओं का पीछा करते, उन समस्याओं के पीछे जाते हैं कि आखिर कारण क्या है? एक विद्रोह का भाव आपके अंदर मचलता रहता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जैसे मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी जिसकी उस समय जल्दी शादी हो गई थी, उनके समाज में जल्दी शादी करने का प्रचलन था, भले ही आप बाद में अपनी पढ़ाई वो करें। तो उसके साथ जिस तरह का ससुराल में व्यवहार हुआ और जिस तरह से उसकी
मृत्यु हो जाती है, आप कल्पना नहीं कर सकती हैं कि कितनी रातों तक मतलब सोई नहीं थी मैं, या कितनी रातों तक मैं उठ जाती थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या उसने गुनाह किया शादी करके कि उसके साथ वही सारी दहेज की समस्या है, या आपको अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही है, या आपकी रुचियाँ वहाँ पर वो लोग नहीं वो कर पा रहे हैं, या आगे नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। एक जो अंतर्विरोध होता है, एक तरह की जो समस्याएँ आती हैं आपकी सोच को लेकर, आपकी जीवन शैली को लेकर, आपके आगे बढ़ने को लेकर, तो उसका इतना ज़्यादा विरोध किया जाना कि आप उसकी ज़िंदगी ही उससे छीन लें। तो कैचुअली संग्रह में ऐसे और कैचुअली आप जानती हैं कि साँप कैसे अपनी कैंचुली को उतारता है। तो ये एक प्रतीकात्मक वो था कि समाज अपनी जो रूढ़ियाँ हैं, जो वर्जनाएँ हैं, जिस तरह की उसकी सोच है, जिस तरह की उसकी मानसिकता है, वो कब कौन-सा समय आएगा जब इन सब से वो मुक्त होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी, परिस्थितियाँ जो थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा विचलित करती थी, और मैं उनको लेकर मैंने उस समय बहुत कहानियाँ लिखी। और संयोग से ही रहा कि उसमें चाहे गाँव के स्त्री पात्र हों या शहर के, लेकिन ज़्यादातर उस समय में स्त्रियों को लेकर ही कहानियाँ लिख रही थी, या किसानों को लेकर कहानियाँ लिख रही थी। मैम, जिस अनुपात में रचनात्मक लेखन कर रही हैं लेखिकाएं, उस अनुपात में जी। आलोचना और संपादन कार्य कम कर रही। मुझे लगता है हुँ, कि बहुत हुँ। कम नाम हैं जो महिला आलोचक हैं और संपादन कार्य कर रही हैं, पुरुषों की तुलना में हम देखें तो। और जो भी लेखिकाएं हैं वो ज्यादातर रचनात्मक लेखन कर रही हैं, सृजनात्मक विधाओं में लिख रही हैं। लेकिन आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि अध्यापन, आलोचना, संपादन और कहानियां, कई विधाओं में आप एक साथ काम करती हैं। तो किस तरह से आप इन सब के बीच संतुलन स्थापित करती हैं और कैसे आपने संपादन और आलोचना की ओर कदम बढ़ाया? हाँ, विभा जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि मैं पिछले 37 साल से अध्यापन के क्षेत्र में रही हूँ, और ज़्यादातर महिला कॉलेज में रही हूँ, और लड़कियों से मेरा ज़्यादा आत्मीयता का संबंध रहा है, उनके साथ जुड़ी रही हूँ। लेकिन कुछ मेरे साथ ये भी रहा कि जैसे मैंने जो प्रमुख संपादन किए, प्रभाकर श्रोत्रिय जो मेरे गुरु रहे, उनकी आलोचनात्मक दृष्टि को लेकर उनके जितने भी संपादकीय थे, निबंध थे, मुझे लगा कि एक विद्वान आलोचक हैं, बहुत बड़े कई बड़ी-बड़ी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया, और संपादन करते समय उन्होंने जिस तरह के संपादकीय लिखे थे, उन तमाम चीज़ों को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनके निबंधों को लेकर, उनके संपादकीयों को लेकर मैंने एक आलोचना की, तीसरी परंपरा उनके ऊपर एक संपादित की। फिर गोविंद मिश्र का नाम आप जानती ही हैं, बड़े साहित्यकार भारतीय भाषाओं में माने जाते हैं वो। तो कुछ ऐसा संयोग रहा कि जब वो भोपाल आए तो मेरा उनसे परिचय हुआ, उनके परिवार से परिचय हुआ, खासकर उनकी माताजी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, और गोविंद जी के लेखन से भी मैं बहुत प्रभावित रही। तो कुछ संयोग ऐसा बना कि मैंने उनकी जीवनी लिखी, और उनके ऊपर शुरू में एक किताब भी संपादित की। फिर चित्रा मुद्गल जी की किताब मैंने सृजन के आयाम 2 खंडों में संपादित की। वो मेरी पसंदीदा लेखिका रही, और जिस तरह का स्वभाव मेरा रहा है कि मैं संघर्ष शील, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, उनका संघर्ष है, उनका श्रम है, उनका जीवन है, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, वो
उसी तरह का लेखन लगभग मेरा रहा है। चित्रा जी के जाए उपन्यास आप उठा लें या कहानियां उठा लें, तो उनकी संपूर्ण कहानियों पर भी मैंने लिखा। फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैंने कहानियों पर लिखा है, उपन्यासों पर लिखा है, तो संपादित ही किया जाए। तो 2 खंडों में उनके समग्र साहित्य को लेकर मैंने संपादन का काम किया। तो ये कई बार होता है कि आप लिखते-लिखते अपने लेखकों से बहुत प्रभावित होते हैं, उनके काम से प्रभावित होते हैं, उनके विचारों से प्रभावित होते हैं, उनके जीवन से प्रभावित होते, तो लगता है कि नहीं। और बहुत सारे लोगों ने ये काम किए हैं। हो सकता है स्त्री रचनाकारों ने ये काम अपेक्षाकृत कम किया हो, लेकिन मैंने ये 3 जिन लोगों से मैं बहुत प्रभावित रही और जिनका हमारे जीवन में, हमारे मतलब हमारे पारिवारिक जीवन में भी बहुत गहरा जुड़ाव संबंध रहा और रचनात्मक ढंग से तो रहा ही है। उनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, मैं उनसे प्रभावित रही। तो ये 3 महत्वपूर्ण काम मैंने अपने उसमें किए हैं, इस दौरान किए हैं, कहानी लिखने के अलावा। तो सामंजस्य जी की बात आप कर रही थी, तो वही रुचि पर निर्भर करता है कि आप किसको कितना पसंद करते हैं, किसके प्रति कितने ज़्यादा समर्पित हैं, तो फिर वो समय आपको मिल जाता है, आप उतना समय उस काम के लिए निकाल लेते हैं। जी मैम, आपके जो आलोचनात्मक और संपादन के जो कार्य हैं उसका थोड़ा बहुत मुझे है नॉलेज और मैं जानती हूँ। जैसे कि आपकी हाँ, जो हाँ। आलोचना पुस्तक है रचना के आसपास और चित्रा मुद्गल जी की कहानियों का भी 2 घंटों में संपादन है। पर मैं इस वक्त हाँ, हाँ। चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जो आलोचना की तीसरी परंपरा, जो आपने भी कहा कि आपके गुरु प्रभाकर श्रोत्रिय जी से आप काफी प्रभावित रहे, तो आलोचना की जो हाँ, ये हाँ, तीसरी हाँ। परंपरा है, क्योंकि मुख्य रूप से हम लोग आलोचना में पहली परंपरा और दूसरी परंपरा की बात करते हैं, तो आलोचना की तीसरी परंपरा जो आपकी पुस्तक है और जो प्रभाकर श्रोत्रिय जी पर केंद्रित है, मैं चाहती हूँ कि उस पुस्तक के बारे हाँ, में आप थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ, ताकि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और आगे भी और लोगों को इसके बारे में बता सकें। हाँ, मुझे एक दूसरी परंपरा के नाम से एक पुस्तक आई हुई थी और मुझे उस समय आलोचना की जो स्थिति थी और अपने-अपने क्षेत्र में जो बड़े-बड़े आलोचक काम कर रहे थे, नामवर सिंह जी का नाम हम बहुत ही सम्मान के साथ लेते हैं। उनके समकालीन और भी या उनके पूर्ववर्ती जो आलोचक हुए हैं, तो श्रोत्रिय साहब का काम जैसे मैं चर्चा करती थी उनके ऊपर जिन लोगों ने लिखा है, जिस तरह से लिखा है, तो एक ऐसा लगता था कि उन्होंने हमेशा जो भी विषय उठाया है, कोई भी विषय जैसे तुलसी से लेकर त्रिलोचन तक उन्होंने लिखा, तमाम कवियों पर लिखा, महादेवी वर्मा पर लिखा, शमशेर पर लिखा और जयशंकर प्रसाद पर पूरा लिखा, फिर उनके संपाद किए हैं, निबंध हैं। तो एक नई दृष्टि हमेशा वो लेकर आते थे अपने उसमें, कि कुछ नया वो किया जाए और नयापन उसमें होना चाहिए। और आमतौर पर आलोचना के नाम पर ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत नीरस सी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। आमतौर पर जैसे कहानियों के प्रति, उपन्यास के प्रति या कविता के प्रति हमारा रुझान होता है या गहरी अभिरुचि के साथ हम पढ़ते हैं और आलोचना जैसे जटिल, शुष्क, रूढ़ उस तरह की मानी जाती। तो श्रोत्रिय साहब हमेशा इस बात की चर्चा करते थे कि जब भी कोई आलोचनात्मक निबंध पढ़ा जाए, आलोचनात्मक चीज पढ़ी जाए, तो उसमें सरसता होना चाहिए। वो कुछ नयापन होना चाहिए, नई भाषा होना चाहिए। तो मुझे लगा कि आलोचना की तीसरी परंपरा जो उन्होंने शुरू की है आलोचना के क्षेत्र में, ये शीर्षक उनकी आलोचनात्मक दृष्टि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो उन्होंने जो नाटकों पर लिखा, कवियों पर लिखा, जैसा मैंने कहा प्रसाद पर लिखा और बहुत बड़े विद्वान थे वो, संस्कृत के विद्वान थे और नया ज्ञानोदय, वाग्गार्थ, साक्षात्कार, कितनी पत्र अक्षरा
कई पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया और संपादन करते समय उन्होंने सबसे खूबसूरत लेख लिखे, सबसे अच्छे। चाहे मीराबाई पर हो या महादेवी वर्मा पर हो या त्रिलोचन पर हो या शमशेर बहादुर सिंह पर हो या तुलसी पर हो या प्रसाद पर हो, निराला पर हो, ऐसे सुंदर वो शीर्षक उन संपादकियों के देते थे अपने उनके, कि मतलब पढ़कर एकदम कहना चाहिए ना कि आप पढ़कर बिल्कुल प्रभावित हो गए कि क्या बात है, क्या सुंदर लिखा, अद्भुत लिखा है। और वो बताते थे कि कितनी मेहनत वो जब संपादकीय लिखते थे तो कितनी मेहनत करते थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, मतलब जब तक उनको संतोष नहीं होता था। भाषा पर वो बहुत ज़्यादा बल देते थे कि भाषा कितनी अच्छी होना चाहिए, कथाकार की, कवि की। तो उनकी जो समग्र आलोचकीय दृष्टि थी, उसमें एक जो नयापन था और नई जो दृष्टि थी, और भाषा को लेकर और उसमें रसात्मकता को लेकर, रोचकता को लेकर जिस तरह से वो बात करते थे, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा शीर्षक आलोचना की तीसरी परंपरा, कविता की तीसरी आंख। देखिए उन्होंने कितना सुंदर, या कविता एक यातना है, इतने सुंदर वो शीर्षक दिया करते थे अपनी किताबों के, कि वहीं से लगता था कि नहीं, ये दूसरी नहीं तीसरी परंपरा है, यानी तीसरी जो दृष्टि है आलोचना की, वो बहुत व्यापक है और बहुत गहन है, बहुत नई है, बहुत सुंदर है, अद्भुत है। तो मैंने यही सब चीजें पढ़कर और उस किताब का शीर्षक रखा था। और मेरा अपने गुरु के लिए इससे बड़ा कोई अवदान मतलब हो नहीं सकता कि एक शिष्य अपने गुरु के प्रति इससे अच्छी कोई क्या दे सकता है। तो मैंने कहा कि मुझे संपादन करना चाहिए और एक सुंदर किताब वो बन पड़ी थी। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, और आप गुरु और शिष्य की बातें कर रही हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि गुरु और शिष्य ये दोनों ही एक ऐसी जोड़ी है जहाँ दोनों ही एक दूसरे को संवार रहे होते हैं, एक दूसरे को निखार रहे होते हैं और एक दूसरे को सार्थक बना रहे होते हैं। आपका जो आलोचनात्मक कार्य है उस पर अभी हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, और आपके कार्यों की यदि मैं बात करूं तो जो हमारे कार्यक्रम का समय है वो बहुत छोटा है, बहुत कम है, लेकिन मेरी एक कोशिश है आपकी कहानियों पर और आपकी आलोचना पर, आपके संपादन कार्य पर बातचीत हम लोग थोड़ा बहुत कर सकें। आपने एक पुस्तक संपादित की है जिसमें अस्पताल जीवन की कहानियां हैं, जीवन मृत्यु। अस्पताल जीवन की कहानियों को संपादित करने का विचार कैसे आपके मन में आया और इस पुस्तक को लेकर कैसी प्रतिक्रिया रही, इस पर आप यदि थोड़ा सा प्रकाश डालेंगी तो हम सबके लिए बहुत उपयोगी होगा। जरूर जरूर विभा जी, मेरा हमेशा से एक और मैं बात एक लाइन में कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे नामवर सिंह जी से लेकर अशोक वाजपेयी से लेकर राजेश जोशी तक, कृष्णा सोबती और तमाम 15-16 लेखकों के साक्षात्कार भी लिए थे। जो वो भी एक किताब है जो मुझे साक्षात्कार पढ़ने में और साक्षात्कार लेने में भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब साक्षात्कार एक इतनी सुंदर विधा है जिसके माध्यम से आप लेखक के, कलाकार के जीवन में और उसके रचनात्मक उसमें बहुत गहरे से और व्यापक ढंग से प्रवेश करते हैं, जानते हैं। तो ये जो अस्पताल जीवन की जो कहानियां हैं, मैं बता दूं कि मेरे जो पति हैं वो डॉक्टर हैं और जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही मैं वहां जाती रही हूँ और मैंने वो सारा का सारा जो जीवन है, मेरी कई कहानियां भी उस पर आई हैं, वो देखा है। और जाहिर है कि जब पति डॉक्टर हैं तो उनके बहुत सारे मित्र भी डॉक्टर हैं और वहाँ अस्पतालों में, नर्सिंग होम में, सब जगह मेरा आना जाना रहा है। दूसरा, चेखव की कहानी वार्ड नंबर 6, वो मैं ले नहीं पाई क्योंकि विदेशी जो कथाकार थे उनको शामिल करने का एक अलग वो था। तो मुझे लगा कि अस्पताल जीवन की जो कहानियां हैं वो आशा, निराशा,
जीवन और मृत्यु दोनों को लेकर चलती हैं। और उसमें जीवन का, मनुष्य जीवन का, इस सृष्टि का एक ऐसा संभाव है जिसे हमारे दर्शन में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे पूरा जो एक भारतीय जो दर्शन है, उसमें जीवन और मृत्यु को लेकर जो धारणाएं बनी हैं, शाश्वत जो चीजें चली आ रही हैं, उन सबको लेकर मैं कुछ कहानियों को संपादित करना चाहती थी। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लेखक, निर्मल वर्मा से लेकर हरीश पाठक जी, इवन मेरी कहानी और दूसरे तमाम मेरे जो समकालीन है और पुराने जो लेखक हैं, सबकी कहानियों को मैंने लेने की कोशिश की है। और अस्पताल जहाँ मृत्यु का साक्षात्कार आप करते हैं वहां, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा जो जन्म है वहां जो साक्षात्कार करते हैं। और एक डॉक्टर एक देवता की तरह आपको नजर आता है कि कैसे वो आपको मौत के मुंह से खींच कर लाता है, कैसे वो आपको नया जीवन देता है, कैसे आपके जीवन में नई आशाओं का संचार करता है। तो ये ऐसा, मतलब आजकल का वो जो माहौल है, उस तरह के माहौल की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ कि जिस तरह का एक व्यापार चल पड़ा है, ये वो वास्तव में यदि आप देखें अस्पताल के जीवन को, तो एक खुशी, एक गम, एक उदासी, एक आशा, एक निराशा, एक जैसे कहते हैं ना सूरज की किरण धीरे से आके पड़ रही है और उसने उजाला फैला दिया है। तो मुझे वो तमाम तरह की चीजें वहां पर नजर आती थी और मैंने बहुत करीब से इन सबको देखा। तो मुझे लगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा विषय है और इसमें जितनी कहानियां लिखी गई हैं, कुछ कहानियों को तो हम शामिल कर ही सकते हैं। तो ये कोशिश थी मेरी और उसकी बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया हुई। लोगों ने बड़ा उस चीज को पसंद किया। ये अस्पताल जीवन की, भाई किसान जीवन की कहानियां हैं, स्त्री जीवन की कहानियां हैं, राजनीतिक कहानियां हैं, प्रेम जीवन की कहानियां, अब तो बहुत सारे विषय हो गए, दलित जीवन की कहानियां, आदिवासी जीवन की कहानियां हैं, जंगल की कहानियां। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, एक जो जीवन और मृत्यु का जो एक संभाव जिस स्थान पर है, उस स्थान पर जो जीवन रचा गया, जिया गया, लौट कर आया या चला गया, उसको लेकर जो हमारे लेखकों ने लिखी है कहानियां, उनको भी एक स्थान पर आना चाहिए। तो वो एक छोटी सी कोशिश थी मेरी। मैम बहुत अच्छी कोशिश है ये आपकी, और जीवन और मृत्यु के संभाव की जो आपने बात की, वो हम सब के लिए एक पाठ है। हम सबको उसे सीखना चाहिए, जानना चाहिए। और आपने जो अभी साक्षात्कार की बात की थी, तो मुझे लगता है कि वो शब्दों की यात्रा के साथ पुस्तक है, मेरे ख्याल से यही है। हाँ अ, हाँ हाँ। विभा रानी जी कमेंट में लिख रही हैं कि जब इस तरह की बातचीत होती है तब हम कहानीकार को पढ़ पाते हैं, यूं तो हम रचनाओं को पढ़ते रहते हैं। आपके साथ बातचीत करना इतना सुखद है मैम, लेकिन मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूँ कि आपके मुंह से आपकी किसी रचना का पाठ यदि सुनने को मिल जाए तो वो हम सब के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय होगा। कुछ अंश पढ़ूं या दो चार 10 लाइनें, कि कुछ 10-20 अंश लाइनें पढ़ पढ़ूं? लीजिए मैम। जी मैम। अच्छा एक ये जो कहानी संग्रह आया था, नाच गान शीर्षक से, तो उसके एक पैरा मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, नाच गान कहानी का। लड़कियां नाच रही हैं, लड़के गा रहे हैं, लड़कियों के पाँव में थिरकन, उनकी आंगिक मुद्राएं, चेहरे पर मुस्कान, देह के अंग प्रत्यंग में संचालन, आंखों में अभिनय, चेहरे पर हाव भाव, कमर और बक्शों में लचक न जाकर, सब कुछ लय और ताल में है। वे नृत्य की समझ रखती हैं और नृत्य करती आ रही हैं, यह देखकर ही एहसास हो रहा है। लड़कों के स्वर में आवारगी है, उनकी भुजाओं में बल प्रदर्शन है,
छाती पर पुरुषार्थी लक्षण यानी उतार चढ़ाव गढ़ाव है। आवाज में मस्ती है, मदहोशी है, मजाक है, शब्दों में कलाबाजियां हैं। लड़कियां कमर में हाथ डालकर, आंखों में आंखें डालकर नाचती हुई नाच में डूबती जा रही हैं। गुजरते वक्त के साथ नाच गान हवाओं के साथ गूंज पैदा कर रहा है। धीरे धीरे नर्तक गायक और नृत्य गान एकाकार होते जा रहे हैं। संगीत और नृत्य ने जीवन की गति को यौवन की आभा में ढाल दिया है। लड़के पल पल उनके प्रति आकर्षित होते, ललचाती निगाहों से, चकित भाव से लड़कियों की तरफ निर्निमेष देख रहे हैं। यह पल उनके जीवन के सबसे यादगार और जीवंत पक्ष हैं। नए भावों का प्रस्फुटन होता जा रहा है। उनके हृदय में, मन में संगीत और नृत्य ने अनकहा नशा पैदा कर दिया है। और आगे पढ़ूं? मैम इतना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कि सुनते ही रहें। बस आपसे बात भी करने विभा जी, को विभा जी, हो रहे हाँ, जी। विभा जी को ये कहानी का अंश सुनकर एकदम सारी चीजें बहुत उनको करीब से महसूस हो रही होंगी, क्योंकि इसमें जो भाव मुद्राएं और उसकी चर्चा मैंने की है। तो कहानीकार का तो सबसे सुंदर जो पक्ष होता है या उसकी इच्छा होती कि वो कहानी पाठ ही करे, लेकिन आपसे बात करने में भी मुझे उतना ही अच्छा लग रहा है कि कितने अच्छे से आप बातचीत कर रही हैं, सब सारी चीजें पूछ रही हैं, सारा आपने पढ़ा हुआ है, तो बात करने में भी आनंद आता है। मैम दरअसल इच्छा तो मेरी भी यही होती है कि मैं आपकी कहानी का पाठ आपके मुख से सुनती ही रहूं, लेकिन मुझे जो बातें आपसे जाननी है वो भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मेरी जिज्ञासा भी अपनी जगह है। बताइए, और मैम आपका एक बताइए, बताइए। संस्था है स्पंदन, ललित कलाओं की संस्था स्पंदन की आप संयोजक हैं। मैम जी, प्लीज आप स्पंदन संस्था के बारे में हमारी बड़ी बिंदियों को बताएं, और यदि कोई उससे जी। जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? स्पंदन संस्था ये ललित कलाओं के लिए, मतलब सारी कलाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, नाटक हो, अभिनय हो, गायन वादन, सारी चीजें साहित्य के साथ। तो ये 2004 में संस्था को हम लोगों ने बनाया था और 2009 से इसके विधिवत कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किए। और इसमें हर महीने किसी एक किताब पर, चाहे वो कविता की हो, आलोचना की हो, या कहानी हो, उपन्यास हो, हम लोग इसमें एक गोष्ठी किया करते थे। अभी 2 साल से तो लॉकडाउन के कारण और कोरोना के कारण सारी गतिविधियां बंद थी। और इसमें रचना पाठ किसी कोई भी कवि या कथाकार जो रहते हैं उन वो रचना पाठ किया करते थे, या उनकी किताब पर हम लोग संगोष्ठी करते थे, या किसी एक विषय को लेकर व्याख्यान उसमें किया जाता था। और इस संस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि इसमें किसी भी तरह के वाद प्रतिवाद या कौन किस संघ से जुड़ा हुआ है, हमने केवल साहित्य और कलाओं को, साहित्यकारों और कलाकारों को ही अपने मंच के साथ जोड़ा है। कभी भी इस चीज में कोई परहेज नहीं किया कि कौन प्रगतिशील लेखक संघ से है या जनवादी लेखक संघ से है या वामपंथी है, दक्षिणपंथी है। केवल और केवल साहित्य और कलाएं हमारे लिए सर्वोपरि रही हैं। और इस मंच पर मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि देश के बड़े बड़े साहित्यकार हमारे आग्रह पर यहाँ पर आए, और बड़े बड़े कलाकार आए, बड़े साहित्यकार आए और उनके व्याख्यान हुए। उन लोगों को हम इसी तरह से स्पंदन संस्था की तरफ से सम्मान और पुरस्कार भी देते हैं। जो सबसे बड़ा सम्मान
है वो निरंतर सृजनशील साहित्यकार के लिए कथा के क्षेत्र में। बाकी आलोचना, कविता, कहानी, उपन्यास, चित्रकला, गायन, वादन, नृत्य, मतलब बारी-बारी से सबको इस तरह से इसमें जोड़ते हैं। और 2009 से ये लगातार स्पंदन सम्मान समारोह आयोजित भोपाल में होता रहा है। और देश भर के कलाकारों ने, साहित्यकारों ने और जो भी कलाओं से जुड़े हुए हैं, उन सब ने स्पंदन संस्था को मतलब एक गौरव प्रदान किया कि वो हमारे साथ जुड़े, हम उनके साथ जुड़े। और विभा जी, जैसा आप जानती हैं कि कलाएं और साहित्य के अलावा हम लोगों का जीवन कहीं और ठौर पाता ही नहीं है। हमारे लिए तो जैसे कहते ना कि जीना यहाँ, मरना है यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो यही बड़ी दुनिया है। और इसी दुनिया में सारी चीजें, मतलब मैं बताऊं कि कई बार ऐसे मौके आए जीवन में कि बहुत ज्यादा बीमार हो गए, तब उबरने में, खड़ा होने में, वापस लौटने में, यही सारा जो समाज है, ये सारी जो कलाएं हैं, ये पूरा का पूरा जो कहते हैं ना एक आभा मंडल है। सब सारे के सारे लोग जैसे एक साथ खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का संबल बन जाते हैं। तो स्पंदन जो आपने दिया ना कि स्पंदन की चेतना, इतना सुंदर शीर्षक आपने दिया सच में। तो स्पंदन गति तो है ही, लेकिन वो चेतना जो हमेशा कलाओं के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, वादन के माध्यम से उतर कर आती है, और वो एक खूबसूरत रूप जब ले लेती है, तो वो पल, वो दिन मेरे जीवन का सबसे सुंदर और सबसे सुखद दिन होते हैं। जब सारी की सारी कलाएं और कलाकार और साहित्यकार एक मंच पर होते हैं, और जब उनकी कविताएं सुनते हैं, उनका नृत्य देखते हैं, उनका वादन सुनते हैं, सारी चीजें, या उनके चित्र देखते हैं, तो उससे सुंदर दुनिया तो मेरे लिए कोई और होती ही नहीं है। तो बस उसी से शुरुआत की है। और यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी कला का, किसी भी विधा का जुड़ सकता है। इसमें कोई सदस्यता का कोई वो नहीं है, बिल्कुल ये खुला मंच है। इसमें किसी तरह का कोई रोड़ा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई नहीं है। बिल्कुल एक खुला आकाश है, एक तरह से मैं कहूंगी, जिसके नीचे सब लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ सकते हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा बताया आपने दीदी स्पंदन के बारे में। और स्पंदन की चेतना शीर्षक मैंने नहीं बनाया, विभा रानी दी ने बनाया। और मैं चाहती हूँ कि इसका श्रेय को भी दे। और इतना अच्छा उन्होंने शीर्षक बनाया, जब मैंने देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका समझ लीजिए कि मुख्य रूप से ये विभा रानी दीदी का ही कार्यक्रम है। हम सिर्फ उनसे सीख रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। और मैम, आपका जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, आपका जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, वो हमारे लिए पाठशाला है मैम। मतलब आपको इतने सम्मान और पुरस्कार मिले हैं, लेकिन उन सब से ऊपर आपकी जो विनम्रता और सरलता है मैम, उससे हम लोग इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं कि हमें लगता है कि आपका व्यक्तित्व ही हमारे लिए एक पाठशाला है। और उसको सीखना, उसको अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतार पाना हमारी सफलता होगी। आपकी कहानियों पर इतनी पीएचडी हो चुकी है, इतने शोध कार्य छात्र लोग कर रहे हैं। और आपकी जो सरलता है, उसे मुझे लगता है कि सबसे पहले उसे सीखने की आवश्यकता है। तो मैम, मैं ये बहुत इसके लिए मतलब बहुत हृदय से आपको प्रणाम करती हूँ कि ये सरलता ही किसी भी कहानीकार की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पूंजी है। और आपसे मिलना और आपको सुनना और आपकी रचनाओं, आपके जीवन को जानना, आपकी गतिविधियों को जानना, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है मैम। मैं क्या कहूँ विभा जी, आपने इतना कुछ बोल दिया कि मैं बिल्कुल निरुत्तर हो गई हूँ। और विभा जी, विभा रानी जी का तो जब वो बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि लगातार बोलती रहें। इतना सुंदर वो बोलती हैं, इतना सुंदर उनका अभिनय है।
और आप आपका जो मैं देख रही हूँ कि अ अ, उनके नेतृत्व में या उनके गाइडेंस में या उनके साथ मिलकर जिस तरह से आप कार्यक्रम करती हैं, वो भी बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसा। तो आप दोनों लोग जो मिलकर ये इतना अच्छा क्लब चला रहे हैं, इस मंच पर जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से बात करते हैं, आप भी कम विनम्र नहीं हैं, बहुत विनम्र हैं और सच में जीवन में मेरी सबसे बड़ी पूंजी जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने उनके साथ जो आज भी मुझे वो इतना प्यार करते हैं, बहुत वो करते हैं। तो ये स्नेह है जो मुझे इस तरह से बना कर रखता है, इस तरह से चलना सिखाता है और मैं तो मानती हूँ कि जीवन एक नदी की धारा है, बहता रहे बस और आसपास के लोगों को सींचता रहे जैसे पानी आसपास की जमीन को सींच कर हरा-भरा बना देता है। इसी तरह से यदि बात किसी से मिलकर, किसी से बात करके कुछ अच्छा कहते हैं ना कि एक सकारात्मक ऊर्जा यदि मिलती है, तो वही सबसे बड़ी चीज़ है और उसी से बहुत सारी चीज़ें जीवन में पैदा होती हैं। और मैं क्या कहूँ आपने इतना बोल दिया कि अब मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा। मैम, एक प्राध्यापक होने के नाते आप हमेशा युवाओं के बीच में रहती हैं और युवाओं को आप बहुत कुछ सिखाती हैं। लेकिन इस मंच से जो युवा आपसे रोज नहीं मिल पाते हैं, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनके लिए बस यही कहूँगी कि यदि वो कोई भी काम करना चाहते हैं, पूरी ईमानदारी से करें, पूरी लगन से करें। सच में ये आज भी जब कहते हैं ना कि कोई बुजुर्ग हमसे कोई ऐसी बात करता है तो हमें लगता है बड़ी आदर्शवादी, लेकिन मैं उन्हीं चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ कि जीवन में एक तो परिश्रम, दूसरा ईमानदारी और अपने बड़े लोगों का मान-सम्मान करना, उनको समझना, उनके साथ जुड़ के चलना और विनम्रता तो होना ही चाहिए। तो ये जीवन की ऐसे मूल मंत्र हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एक ईमानदार आप अपनी पढ़ाई के लिए ईमानदार हो सकते हैं, अपने काम के लिए ईमानदार हो सकते हैं, आप अपनी नौकरी में ईमानदार हो सकते हैं। तो ये ईमानदारी कोई एक यही नहीं कि आप नौकरी में हैं और रिश्वत नहीं ले रहे तभी आप हर तरह से ईमानदार कि आप अपने रिश्तों में कितने ईमानदार हैं, अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं। तो ये मैं हमेशा अपनी स्टूडेंट से यही वो करती थी और जब भी उनको पढ़ाती थी या जैसे बूढ़ी काकी की कहानी पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये रहता था कि बूढ़ी काकी की कहानी पढ़ ली और वो लड़कियाँ हमेशा ये प्रॉमिस करके जाती थी कि मैडम आज के बाद हम किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। मतलब तो ये मैंने हमेशा यही कोशिश की कि एक सकारात्मकता उनमें होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, बड़ों का की इज़्ज़त यदि आप नहीं करोगे, तो कैसे काम चलेगा? तो बड़ों की इज़्ज़त तो आपको करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी वो हो, लेकिन बड़ों के प्रति आपको सम्मान का जब तक आप दूसरों को सम्मान नहीं देंगे, आपको कैसे सम्मान मिलेगा? तो ये जीवन में मैंने हमेशा अपने परिवार में भी यही वो किया, मुझे आज तक याद नहीं कि मैंने अपने माता-पिता या बड़े भाई को कभी कुछ ज़ोर से बोला होगा। तो यही मैंने अपने स्टूडेंट को वो किया कि एक ऐसे संस्कार आपके अंदर होना चाहिए, संवेदनशील आपको होना चाहिए। आप पेड़ों के बारे में सोचो, आप सब कितने सारे आंदोलन चल रहे हैं और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि उनके अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, उनको आप बहुत कष्ट पहुँचा रहे हैं। तो ये कैसे वो है कि जब तक आप अपने अ, संबंधों में ईमानदार नहीं होते, उनको नहीं निभा के चलते हो, तो अच्छे मनुष्य कैसे बन सकते हो? तो मैंने तो जीवन में हमेशा यही सीखा है और यही अपने नए युवा मित्रों से यही कहती हूँ
कि एक तो आप मेहनत से पीछे मत मत हटिए, और दूसरा ईमानदारी से हर काम करिए, ईमानदारी से सारी चीजें निभाइए आप, और सकारात्मकता के साथ चाहिए, और कभी भी संघर्ष से पीछे मत हटिए। पराजय तो मानना ही नहीं है, पराजित होना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना जैसा है। तो आप लगे रहिए, आज नहीं कल। मैं तो कहती हूँ कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा कि ठीक है, तुम 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ लोगे, कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो, क्योंकि उससे आपको कुछ प्राप्त होने वाला है। तो ये सारी चीजें वो रही, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो मेरा एक बहुत बड़ा संबल, और आज भी मैं उनका प्यार, उनका स्नेह, उनकी मेरे प्रति आत्मीयता बहुत बड़ा मेरा मतलब संबल रहा है, धरोहर है एक तरह से। मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सार्थकता इसी में है कि मैं कुछ कुछ धीरे धीरे इन लोगों में थोड़ा थोड़ा भी यदि कुछ दे सकूं, तो मेरा पढ़ाना, मेरा खुद का पढ़ना कुछ सार्थक होगा, लिखना सार्थक होगा कि हम संवेदनशील हैं, कुछ अच्छे मनुष्य होने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत कुछ भी जो भी मन पड़ता है करते रहें बस। यही मैं युवाओं को भी बोलना चाहती हूँ कि वो भी बस 3-4 चीजें लेकर चलेंगे तो जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। बहुत सुंदर बातें मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी बिंदी समूह पर आपका आना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मैम। अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से आपने समय निकाला हम लोगों के लिए और इतनी अच्छी बातें की, हमारा इतना ज्ञान बढ़ाया। हम लोग हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। समय की अपनी सीमा है, बहुत इसलिए हमें मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप दोनों का, विभा रानी जी का और विभा कुमारी दोनों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, इतने उत्साह से भरे वातावरण में बातचीत हुई है, इतना अच्छा मुझे लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इसके साथ ही सभी बड़ी बिंदी को एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि बाय मी अ कॉफी के लिंक पर जाकर कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी भी आप चाहें कॉफी अवश्य खरीदें और इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। अगले रविवार फिर मिलेंगे एक और बड़ी बिंदी के साथ। तब तक नमस्कार, प्रणाम। थैंक